हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सीमा हियर वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डिटरमिनेंट। चलिए, क्या होगा बेटा, जितने हम क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही हम एंश्योर होते चले जाएंगे। बोलना चाहिए, बोलते ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। वही यहाँ पर है, तो बनाते रहिए क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं, तो आप एग्जाम्पल्स के जितने पॉसिबल क्वेश्चन से बनाइए, ठीक है। और कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए, हम एक ऑनलाइन डाउट सेशन कंडक्ट करवा देंगे, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आए। आप देख सकते हैं आपकी बुक में एक एनुअल एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल होने के बावजूद आपको समझ में नहीं आता कि क्यों और कैसे सॉल्व किया गया, किस वजह से किया गया है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। Here we have another example. You can see prove that this dot is equals to what? A B C into 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C is equals to what? A B C plus A B plus B C plus C। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक डिटरमिनेंट दिया है और वो ये बोल रहा है कि भाई इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके राइट कुछ ऐसा एनालाइज करा के दिखाइए और कुछ ऐसा भी एनालाइज करा कर दिखाइए। आपको प्रूव करना, प्रूव दैट क्वेश्चन। तो पेपर में मत छोड़िएगा, अपने पूरे एफर्ट्स दीजिए और इस क्वेश्चन को डेफिनेटली बनाइए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो हमारे पास हम उसके साथ कंटिन्यू हो सकते हैं। ओके, तो लेफ्ट एक डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट सॉल्व किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट। लेट्स कंटिन्यू विद द लेफ्ट। लेफ्ट हमारे पास आप देख सकते हैं, लेफ्ट हमारे पास देखा, मेरे पास अभी एक नया फॉर्मेट आ गया है। कैसे पॉसिबल हुआ अब देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको जो प्रूफ करना है, सबसे पहले ये भी देख करके चलिए आपको जो प्रूफ करना है ना, आपकी रिक्वायरमेंट है उसे भी समझिए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? ए बी सी आपको चाहिए। रेदर देन दिस आपको वन ऑफ द मल्टीप्लाई 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C भी रिक्वायर्ड है। डोंट यू फॉरगेट इट। मतलब जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कॉमन के तौर पे निकला होगा तभी पॉसिबल है ना। अब यहाँ पर देखिए किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकला होगा ऑब्वियसली। भैया ये कॉमन मल्टीप्लायर है, ये ओवरऑल एक सिंगल टर्म है। ये ओवरऑल क्या बेटा यहाँ पर एक सिंगल टर्म है, समझ में आ रहा है आपको? ये एक सिंगल टर्म किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकला होगा ऑब्वियसली। तो कैसे पॉसिबल है? किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन कैसे पॉसिबल हुआ? तो मैंने यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या किया है, taking A, B and C as a common from the row R1, R2 and R3 respectively। मैंने क्या कर दिया, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, तीनों रो से क्या करते हैं यहाँ पर 1 by 1 A, B और C को कॉमन निकालिए यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं कॉमन निकालती हूँ तो क्या हो जाता है, बाहर पे एक जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, वन ऑफ द आर रिक्वायरमेंट, राइट में जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, दो फैक्टर्स का मल्टीप्लाई हमको चाहिए था। दो फैक्टर्स में एक फैक्टर ए बी सी पहली बार में ही हमको मिल जाता है। कैसे पॉसिबल हुआ यहाँ पर बेटा? मतलब राइट जो हमको प्रूफ करना है उसका 50% हम निकाल चुके हैं, समझ लीजिए भाई। दो में एक टर्म आप निकाल चुके हैं, जो आपको प्रूफ करना है उसका। कैसे पॉसिबल हुआ? आपने पहले स्टेप में क्या कर दिया, पहली रो से ए को, सेकेंड रो से बी को और थर्ड रो से आपने सी को कॉमन निकाला। अब आप सोच रहे होंगे मैडम ऐसा करना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है भाई। आप चाहें, देखिए आप रो को देखिए चाहे कॉलम को देखिए, यही तीन एलिमेंट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, रो वाइज में भी और कॉलम वाइज में भी। तो आप जो ऑपरेशन, जो मतलब जो कॉमन ऐसा कॉमन मल्टीप्लाई जो आपने फर्स्ट रो से निकाला, आप उसे फर्स्ट कॉमन कॉलम से भी निकाल सकते थे। कहने का मतलब आप कुछ इस तरीके से कॉमन निकाल सकते थे, taking A, B and C as a common from the column C1, C2 and C3 respectively। तो आप कॉमन चाहे रो वाइज निकालते चाहे पहले कॉलम वाइज निकालते, दोनों स्थितियों में आपका कुछ खास इफेक्ट आपको देखने नहीं मिलता। आगे बात समझ के, दोनों सिचुएशंस में चाहे आप रो वाइज लगाइए, रो वाइज कॉमन निकालिए, चाहे कॉलम वाइज। रो और कॉलम में यही तीन एलिमेंट्स आप देख सकते हैं ना, 1 plus A 1 1 1 plus A 1 1। तो रो वाइज देखिए चाहे कॉलम वाइज देखिए, तो चाहे आप है ना एक और रो वाइज कॉलम कॉमन निकालिए चाहे कॉलम वाइज कॉमन निकालिए, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कैसे कॉमन निकाला यहाँ पर रो वाइज, यानी पहली, दूसरी और तीसरी रो से मैंने क्या कर दिया, ए बी और सी को कॉमन निकाल लिया है। तो पहली रो से ए बाहर निकला, दूसरे से बी और तीसरे से सी, तो ओवरऑल डिटरमिनेंट से बाहर क्या निकला, ए बी सी बाहर निकला। आगे बात समझ, चूंकि पहली रो से ए कॉमन निकला है तो अब क्या बचेगा, पहली रो इफेक्ट कर जाएगी, पहली रो इफेक्ट निकल गई, ए निकल गया, ऑब्वियसली 1 by A plus 1 तैयार हो गया। इधर देख सकते हैं आप 1 by A plus 1, इधर से ए निकला तो 1 by A तैयार हो गया, इधर से ए निकला तो 1 by A तैयार हो गया। आगे बात आपको समझ। सेकंड रो पर जब आप आते हो तो चूंकि मैंने बी कॉमन निकाला है तो ऑब्वियसली सेकंड रो इफेक्ट कर जाएगी। बी कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, उसका
सकता है पहला एलिमेंट 1 बाय बी तैयार हो जाएगा, सेकंड जो है वो 1 बाय बी प्लस 1 तैयार हो जाएगा और थर्ड जो है वो 1 बाय बी तैयार हो जाएगा। हियर इज एनी डाउट? सिमिलरली अब आप चूंकि थर्ड रो से क्या निकाल रहे हैं, सी को कॉमन मल्टीप्लायर के तौर पे निकाल देते हैं। थर्ड रो से सी निकलेगा तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 बाय सी, दूसरा हो जाएगा आपका फिर 1 बाय सी और तीसरा क्या हो जाएगा आपका 1 बाय सी प्लस 1। तो इस तरीके से आपको न्यू डिटरमिनेंट फॉर्म देखने के लिए मिलता है। अब आप देख रहे हैं आप काफी हद तक नजदीक पहुंच चुके हैं। आपको जो प्रूफ करना है उसमें राइट का एक टर्म तो आ चुका है, वन ऑफ द फैक्टर तो आ चुका है। एनदर फैक्टर क्या है यहाँ पर? एनदर फैक्टर आपको देखिए क्या है बोलिए, 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। आ रही बात समझ? ऑब्वियसली ये ओवरऑल डिटरमिनेंट से क्या होगा, एक कॉमन नंबर के तौर पे बाहर निकला होगा, कॉमन टर्म के तौर पे बाहर निकला होगा, कॉमन एलिमेंट के तौर पर। कॉमन नंबर या कॉमन एलिमेंट से मेरा मतलब या तो रो वाइज किसी एक रो के ओवरऑल एलिमेंट्स या किसी एक कॉलम के ओवरऑल एलिमेंट्स। तो ये पॉसिबल है, ये आपके ऊपर आप बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर? अच्छा, रो वाइज का ऑपरेशन मतलब है, रो वाइज ऑपरेशन लगाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है ना। आपको क्या करना है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का आपको ओवरऑल एलिमेंट क्या तैयार करना है, यहाँ पर ओवरऑल टर्म क्या तैयार करना है, कॉमन टर्म या कॉमन एलिमेंट क्या तैयार करना है, 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी तैयार करना है। तो आप क्या कीजिए, कैसे पॉसिबल है यहाँ पर? यदि मैं इन तीनों को आपस में जोड़ूं, समझिए दैट मींस मैं यदि रो वाइज ऑपरेशन लगा के R1 में सपोज मैंने ऑपरेशन लगाया और यदि मैं क्या करूँ तो R1 में ऑपरेशन लगा के R1 प्लस 2 R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों रोज को आपस में मर्ज कर दूँ या उनके बीच ऑपरेशन लगा के तीनों को आपस में ऐड कर दूँ, तो मेरा जो एडिशन आएगा यहाँ पर वो कुछ यही आएगा जो मुझे रिक्वायर्ड है यहाँ पर। और ये ऑपरेशन क्यों यूजफुल है? क्यों? क्योंकि जब आप ये ऑपरेशन पहली कहने का मतलब जब आप रो वाइज लगाते हैं तो रो के जो एनदर दो एलिमेंट्स यहाँ पर, जैसे फर्स्ट एलिमेंट के समझा, एनदर जो दो एलिमेंट्स यहाँ पर स्ट्रेस रह जाते हैं उन दो एलिमेंट्स में भी हमको वैसा ही कुछ सम देखने के लिए मिलता है। दैट मींस वैसा ही कुछ फैक्टर हमको देखने के लिए मिलता है। आगे बात यहाँ पर आपको समझ, तो मैंने रो वाइज ऑपरेशन लगा दिया है। यू कैन सी हियर अप्लाइंग द ऑपरेशन R1 पर ऑपरेशन लगाया, कैसा ऑपरेशन? तीनों रोज को आपस में मर्ज करते हैं। तो ऑब्वियसली तीनों रो के तीन एलिमेंट्स यहाँ पर, हर एक रो के पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो मैं क्या बोलूँगी, यदि मैं R1 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ मतलब R1 का पहला एलिमेंट R2 और R3 के पहले एलिमेंट्स दैट मींस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ही ऐड होगा, वैसे ही उस फर्स्ट रो का दूसरा और तीसरा एलिमेंट भी सेकंड और थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ही ऐड होगा। ऑपरेशन रो वाइज लगता है, एलिमेंट वाइज नहीं, ध्यान रखिए। तो ये ऑपरेशन जब मैंने लगा तो ऑब्वियसली R1 का ऑपरेशन लगाया तो R1 इफेक्ट कर गया, तो देख सकते हैं आप R1 इफेक्ट कर गया यहाँ पर। आगे बात समझ, इन तीनों को आपस में जोड़ा, इन तीनों को आपस में जोड़ा, इन तीनों को आपस में जोड़ा और जोड़कर आंसर कुछ पे निकाला फर्स्ट रो पर। क्यों? क्योंकि मैंने ऑपरेशन किस पे लगाया था? फर्स्ट रो पर। एट द सेम टाइम जिस पर ऑपरेशन नहीं लगा दैट मींस सेकंड रो और थर्ड रो, ये दोनों नॉन इफेक्टेड बने रहेंगे और एज यूजुअल उतार दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनमें किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, इन्हें एज यूजुअल उतार दिया गया। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हैं फर्स्ट जैसे मैं ऑपरेशन लगाती हूँ, क्योंकि मैं अपने रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन लगा रही थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला रो है यहाँ पर पहले रो के 3 एलिमेंट्स तीनों के तीनों क्या है? एक जैसे हैं, आइडेंटिकल सेम है। तो आप क्या कर लीजिए, हमने एज अ कॉमन एलिमेंट बाहर कर लीजिए फर्स्ट रो से, ना केवल फर्स्ट रो से बल्कि पूरे के पूरे डिटरमिनेंट्स हम उसको बाहर कर देते हैं। तो क्या हो जाता है यहाँ पर 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c प्लस 1 टेकिंग आउट एज अ कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से जब आप उसको बाहर कर देते हैं, ऑलरेडी बाहर किया था a, ऑलरेडी बाहर किया था a b c था, अब बाहर क्या हो गया आपको डिटरमिनेंट से? ये भी हो गया। तो चूंकि फर्स्ट रो से कॉमन किया था, कॉमन फैक्टर के तौर पे, कॉमन एलिमेंट के तौर पे बाहर करते, तो अब क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो इफेक्ट कर जाएगा। क्या बचेगा आफ्टर दिस कॉमन? क्या बचेगा? उसका मल्टीप्लाई 1 1 1, जबकि R2 और R3 एट अ टाइम कांस्टेंट या एज यूजुअल बने हुए हैं, क्योंकि ना तो हम उससे कुछ कॉमन निकाल रहे हैं और ना ही उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये अपनी जगह एज यूजुअल बना, आप देख सकते हैं प्रीवियस स्टैक में देख सकते हैं आप अपना सेकंड और थर्ड रो, वही आपको इस नेक्स्ट स्टैक में देखने के लिए मिल रहा है एज यूजुअल। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जैसे आप क्या कर देते हैं, आप बाहर करते हैं, आप देखते हैं कि फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? 1 1 1, दैट मींस आपको 1 1 1 मिल जाता है। और 1 1 1 इट मींस 0 0 0 हाउ इट बी पॉसिबल? जैसे पॉसिबल हो सकता था ये
लगाइए कि 111 कन्वर्टेड हो जाए यहाँ पर डबल जीरो में। 111 है तो डबल जीरो लाना आसान, कैसे डबल जीरो लाना आसान है यहाँ पर? दैट मींस यदि मैं इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो इधर जीरो आएगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो भी इधर पर जीरो आएगा। दैट मींस आप C2 पर ऑपरेशन लगाइए C2 माइनस C1, एट द सेम टाइम आप C3 पे ऑपरेशन लगाइए C3 माइनस C1, तो ऑब्वियसली C2 और C3 आपका इफेक्ट करेगा, इफेक्ट करके इधर सब्ट्रैक्शन जीरो आएगा। और ना केवल यहाँ सब्ट्रैक्शन जीरो आएगा बल्कि चूंकि ऑपरेशन क्या है कॉलम वाइज लगा है, दैट मींस कॉलम के जो अदर एलिमेंट्स है वो भी इफेक्ट कर जाएंगे, है ना? कॉलम पूरे के पूरे C2 पे लगा है, दैट मींस ना केवल इसका एक एलिमेंट बल्कि उसके जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है वो भी इफेक्ट करेंगे। तो वो इफेक्ट करके कुछ आ जाएंगे इस तरीके से, भाई 1 बाय b प्लस 1 माइनस 1 बाय b, तो प्लस माइनस 1 बाय b कट गया, बचा 1। फिर वैसे चूंकि ऑपरेशन C3 पे लगा C3 माइनस C1, तो ऑब्वियसली 1 बाय b माइनस 1 बाय b, दैट मींस जीरो आ गया। आई बात समझ, मैं बार-बार एक ही चीज बोल रही हूँ, ऑपरेशन जो है वो आपका रो वाइज या किसी पर्टिकुलर कॉलम वाइज लगता है, एलिमेंट वाइज। यदि आप कॉलम C2 के किसी एक एलिमेंट की पोजीशन पर, C2 में जैसे पहले एलिमेंट की पोजीशन पे आप जीरो एक्सपेक्ट करते हैं और उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए या उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यदि आप C2 के साथ ऑपरेशन या C2 पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ना केवल वो पहला एलिमेंट इफेक्ट करेगा बल्कि उसके दूसरे और तीसरे, दैट मींस द रेस्ट ऑफ all the elements of the C2 will be effect after this operation, there is no doubt। तो ये दोनों भी इफेक्ट किया, ये दोनों भी इफेक्ट किया, इफेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन आया 1 0 0 1, इफेक्ट करने के बाद आप देखते हैं ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई होकर जा रही है, अब और भी अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन बाय दिस ऑपरेशन आपको क्या मिला, ट्रिपल 1 से डबल जीरो मिल गया। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि अब जब मैं डिटरमिनेंट को क्या करूँ, सॉल्व करने के लिए एक्सपांड करूँ, तो एक्सपांड अलोंग विद द फर्स्ट रो मैथ्स मेरे लिए आसान हो जाए, क्योंकि जब मैं अलोंग विद द फर्स्ट रो एक्सपांड करूँगी तो मुझे सिर्फ मेहनत इसके लिए करनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका फैक्टर निकालना है, इस पहले एलिमेंट का, वन के सिर्फ पहला एलिमेंट का, बाकी दो एलिमेंट्स का कोफैक्टर का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि जब आप इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो प्रोडक्ट क्या चल जाएगा, जीरो। भैया दो जीरो है ना, जीरो से मल्टीप्लाई करते हुए चला जाएगा। तो नाउ आई एम गोइंग to expand along with the first row, जिस फर्स्ट रो का सिर्फ और सिर्फ पहले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ही एक्सपांड होगा, सब मायनों में लिखा जाएगा। तो बस अब आप एक्सपांड कर देते हैं, यहाँ पर लेट्स सी आफ्टर एक्सपांड आप तो आप खुद खड़े खड़े इसको बना सकते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या किया जा सकता है। आप ओके, यहाँ तक आपने वर्क समझ लिया अपने यहाँ पर कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया यहाँ पर along with the first row expand कर दिया, जबकि बाहर ये आपका मल्टीप्लाई बना हुआ है a b c into 1 by a, है ना, plus 1 by b plus 1 by c plus 1, क्या आपका बना हुआ। अब देखिए along with the first row जिसका सिर्फ और सिर्फ पहला एलिमेंट ही है ना वर्क करेगा यहाँ पे। कैसे करते हैं, मैंने कैसे सिखाया आपको, किसी ऑर्डर 6 वाले स्क्वायर डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है ना। तो 1 का आपको क्या लेना है, कोफैक्टर लेना है, कैसे लेंगे, इसके रिस्पेक्टेड रो और कॉलम्स को अवॉइड करेंगे और इस क्या बोलेंगे, इस माइनर का, है ना, इस माइनर का क्या लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन है। इस माइनर का सॉल्यूशन क्या आएगा यहाँ पे 1 क्रॉस 1 दैट मींस 1 माइनस 0 क्रॉस 0 दैट मींस 0, तो 1 माइनस 0 यहाँ पर आपका तैयार हो जाता है। अब 1 माइनस 0 मींस 1 into 1 दैट मींस 1 से मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ ये। और यही तो आपका राइट था, यही तो आपको प्रूव करना था। तो चलिए एक तो हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट व्हाट, आपको इससे भी बैलेंस करना है, इससे इस एक टर्म से, दैट मींस राइट जहाँ ये है वहीं एक से दो स्टेप सॉल्व करने पर ये भी एनालाइज कराया जा सकता है, ये भी प्रूफ किया जा सकता है। एंड हाउ इट इज पॉसिबल, करना कुछ नहीं आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, जैसे कि आप फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, रैशनल्स को ऐड करते हैं, वैसे आप क्या कर दीजिए, फॉर द एडिशन आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो ऑब्वियसली ए बी और सी का एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी। तो ए बी सी मैंने एलसीएम ले लिया, आफ्टर एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर न्यूमरेटर क्या तैयार हो जाएगा, ए बी सी। ए है चूंकि यहाँ पर तो बी सी चल देगा, बी है इस वजह से यहाँ पर ए सी चल देगा और सी है इस वजह से यहाँ पर ए बी चल देगा। एलसीएम लेना तो आता है, दो रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं आपको तो पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका न्यूमरेटर तैयार हो गया। अब आप देख सकते हैं ए बी सी क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में है सेम टर्म, तो अब बस में कैंसिल आउट हो जाएगा और अब आपको मिल जाता है अगर वो एक्सप्रेशन जो आपको प्रूफ करके दिखाना था, तो उस तरीके से ही आपका प्रूफ हो जाता है। आई होप आप लोगों को
समझ आया होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आपको बुक में दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया है यदि x y z के यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस ओवरऑल डिटरमिनेंट को इज इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे 0 जो है हमें यहाँ पर लेते हुए चलना है और आपको x y z इज इक्वल टू -1 प्रूव करके दिखाना है। x y z क्या है यहाँ पर, हियर आर द 3 डिफरेंट वेरिएबल्स और जिन पर बेस है एक डिटरमिनेंट और जिसको आपको 0 से बैलेंस करते हुए चलना है। अरे बट यहाँ पर आपको 0 प्रूफ नहीं करना, 0 लेते हुए चलना, दैट मींस एक काइंड ऑफ इक्वेशन आपको प्रोवाइडेड है और जिस इक्वेशंस को सॉल्व करने पर या इवैल्यूएट करने पर आपको x y z इज इक्वल टू -1 प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए यहाँ पर कैसे पॉसिबल होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो गिवन है, यहाँ पे गिवन जो इक्वेशन है उसका लेफ्ट जो कि डिटरमिनेंट है, याद होगा मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट पढ़ाया है, जिसमें एक प्रॉपर्टी ये भी बेटा यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम एक सिंगल टर्म नहीं बल्कि दो टर्म्स का सम है ना, यहाँ पर साथ ही रहिए 1 + x क्यूब है, ये क्या 1 + y क्यूब, ये क्या 1 + z क्यूब है, यहाँ पर दो टर्म्स, एक है 1 और दूसरा क्या यहाँ पर क्यूब, दो टर्म्स का सम है यहाँ पर, कौन, थर्ड कॉलम। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट आप क्या कर सकते हैं, इस एक सिंगल डिटरमिनेंट को दो अलग डिटरमिनेंट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, या टू डिफरेंट डिटरमिनेंट्स के सम में आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर आई ऑलरेडी क्लासिफाइड दिस गिवन डिटरमिनेंट, क्योंकि थर्ड कॉलम क्या था यहाँ पर, क्योंकि थर्ड कॉलम जो था वो यहाँ पर दो टर्म्स का सम था, एंड दैट्स व्हाई ये जिन दो डिटरमिनेंट्स में क्लासिफाइड हुआ बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट, आरी बात समझ, जिन दो डिटरमिनेंट्स में क्लासिफाइड हुआ है उन दो डिटरमिनेंट्स के पहले और दूसरे ये दो कॉलम क्या रहेंगे, एज यूजुअल सेम आइडेंटिकल रहेंगे। यू कैन सी x y z पहला कॉलम है, इस डिटरमिनेंट का भी पहला कॉलम x y z है, दूसरा भी x² y² + z² है, तो इसका भी दूसरा जो है यहाँ पे कॉलम सेम है, दैट मींस x² y² z²। पहले दो कॉलम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, है ना, जिन दो नए डिटरमिनेंट्स में या के सम में हम उसे क्लासिफाइड करें यहाँ पर उसके पहले और दूसरे कॉलम सेम रहेंगे। फर्क जो देखने मिलेगा यहाँ पर वो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को देखने मिलेगा यहाँ पर। तो चूंकि आपने प्रॉपर्टी देखी तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से मैंने उसको क्लासिफाइड किया है। कौन दो टर्म्स के सम में क्लासिफाइड हुआ यहाँ पर 1 और क्यूब, तो इस तरफ देखिए 1 चल गया पूरा एलिमेंट और इस तरफ क्यूब वाला एलिमेंट चला गया। तो जो डिफरेंसेस है वो सिर्फ और सिर्फ किस में देखने मिल रहा है, थर्ड कॉलम में डिफरेंसेस देखने मिल रहा है। आगे बात समझ, बाय प्रॉपर्टी मैंने इसको क्लासिफाइड किया है। तो ये पहला स्टेप आप लोगों को डाइजेस्ट हुआ यहाँ पर, क्योंकि इक्वेशन है इक्वल टू 0 लेते हुए चलिए, इक्वेशन है इक्वल टू 0 लेते हुए चलिए, क्योंकि हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, हमको प्रूफ क्या करना है, x y z इज इक्वल टू -1 प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, चूंकि पहले दो कॉलम सेम है, पहले दो छोड़िए, सीक्वेंस को छोड़िए, 3 में दो कॉलम जो है वो क्या यहाँ पर आपके सेम रहेंगे दोनों डिटरमिनेंट में। फर्क जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तीसरे कॉलम को लेकर के आ रहा है। यदि वो फर्क भी मैं खत्म कर दूं तो दोनों डिटरमिनेंट सेम हो जाएंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो समझिए यहाँ पर जैसे मैं क्लासिफाई कर दूं तो आप इस दूसरे डिटरमिनेंट को ध्यान से देखिए, इस डिटरमिनेंट के आप पहले रो को देखिए, दूसरे रो को देखिए और तीसरे रो को देखिए। पहले अच्छे तरह से देखिए, क्या नजर नहीं आ रहा है कि पहले रो में कॉमन मल्टीप्लायर x है, इन तीनों के पास x अवेलेबल है ना, सेकंड रो के तीनों एलिमेंट्स के पास y अवेलेबल है और तीसरे रो के तीनों एलिमेंट्स के पास z अवेलेबल है। तो क्यों ना x, y और z को पहले, दूसरे और तीसरे रो से कॉमन मल्टीप्लायर के तौर पर बाहर कर लिया जाए। वही ना मैंने यहाँ पर किया है, पहले रो से x को देखिए, पहले रो से x कॉमन निकला तो पहला रो इफेक्ट कर लिया, इधर से बचा 1, इधर से बचेगा x, इधर से बचेगा x²। ऑब्वियसली x क्यूब से x निकलेगा तो x² बचेगा, आता है ना कॉमन निकालना। तो ये पहला रो इफेक्ट कर गया x के बाहर निकलने की वजह से। सेकंड रो से मैंने कॉमन मल्टीप्लायर y को बाहर किया है, आगे बना पर समझ, तो सेकंड रो क्या हो जाएगा, इफेक्ट कर देगा y के बाहर निकलने पर। y निकला तो y से y निकला 1 बचा, y² से y निकला तो y बचा, y क्यूब से y निकला तो y² बचा। तो इस तरीके से सेकंड रो इफेक्ट कर रहे। सिमिलरली थर्ड रो के पास कॉमन मल्टीप्लायर z जो तीनों के पास अवेलेबल है, तीनों एलिमेंट्स के पास, थर्ड रो के तीनों एलिमेंट्स के पास। तो z को जब आप ओवरऑल डिटरमिनेंट से बाहर करते हैं तो थर्ड रो इफेक्ट छोड़ जाता है यहाँ पे। देखिए z के बाहर निकलने पर क्या बच रहा है, कॉमन मल्टीप्लायर 1z²। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने चूंकि बाहर कर दिया
है ना, ये जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ये जो डिटर्मिनेंट है ऑलमोस्ट सेम, लेकिन पूरी तरह से सेम नहीं, पूरी तरह से सेम कब होंगे, सेम कब होंगे यहाँ पर पे, जबकि क्या हो, जरा भी फर्क ना रहे। जरा भी फर्क कहने का मतलब आप देख सकते हैं, इधर देखिए, इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो एक्स वाई जेड है, आई बात समझ यहाँ पर, लेकिन इसका फर्स्ट कॉलम क्या है, इसके पास एक्स वाई जेड है, बट पहले दूसरे कॉलम के पास, वैसे यहाँ पर देखिए इसका दूसरा कॉलम क्या है, 1 1 1, लेकिन इसका दूसरा कॉलम 1 1 नहीं है, इसके पास 1 1 1 वाला कॉलम है बट दूसरा नहीं, पहला। तो फर्क क्या है, सिर्फ ऑर्डर्स को लेकर के फर्क है। फर्क क्या है, अरेंजमेंट का फर्क है यहाँ पे। तो आप क्या कर लीजिए, ऑर्डर्स को बदल दीजिए, किसी भी एक डिटर्मिनेंट के आप क्या कर लीजिए यहाँ पर पे, ऑर्डर्स को बदल दीजिए यहाँ पर पे। ऑर्डर्स से मेरा मतलब यहाँ पर उनके कॉलम्स को इंटरचेंज कर लीजिए, कॉलम्स को ही तो लेके फर्क है ना, कॉलम्स का सीक्वेंस से तो आगे पीछे है ना। तो आप चाहें तो इस डिटर्मिनेंट का, आप चाहें तो इस सेकंड डिटर्मिनेंट का, दोनों डिटर्मिनेंट्स के दो में से किसी एक डिटर्मिनेंट को चूज कीजिए और उनके क्या कीजिए, कॉलम्स को क्या कर लीजिए यहाँ पर पे इंटरचेंज कर लीजिए बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। आगे बात यहाँ पर समझ, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, आप देख सकते हैं मैंने इस वाले डिटर्मिनेंट को इसके जैसा बनाने का प्रयास किया, और कैसे पॉसिबल आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ ट्रिपल वन आ रहा है वो पहले कॉलम में आ रहा है, एग्री करते हैं यहाँ पर, यहाँ ट्रिपल वन कहाँ है, सेकंड में, कहाँ पे है, सेकंड में। तो आप देख सकते हैं सेकंड से फर्स्ट पर आने के लिए, सबसे पहले क्या किया गया है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया गया है, दो सिक्वेंशियली कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया गया। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट, यदि आप दो सिक्वेंशियली कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। ये देखिए बाहर में क्या आ गया आपका, माइनस। दो सिक्वेंशियली कॉलम्स को मैंने इंटरचेंज किया, सॉरी एक स्टेप पहले मैंने कर दिया, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो ट्रिपल वन था वो थर्ड कॉलम था, मुझे चाहिए पहले कॉलम, लेकिन मैं तीसरे से पहले पर डायरेक्ट जंप नहीं मार सकती थी, तीसरे से पहले मुझे दूसरे पायदान पर आना पड़ेगा और दूसरे से फिर मैं पहले पायदान पर जा सकती हूँ, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो दो सिक्वेंशियली के लिए है ना, दैट मीन्स तीसरा दूसरा पहला। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ट्रिपल वन को, दैट मीन्स कॉलम थर्ड, तो जो मुझे कॉलम फर्स्ट की पोजीशन में चाहिए वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली आए, कैसे, तो पहले सेकंड कॉलम और थर्ड और सेकंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कीजिए, इससे क्या होगा, सेकंड कॉलम कहाँ किस पोजीशन में आ जाएगा, सेकंड कॉलम की पोजीशन में आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी पहले आपने एक बार इस्तेमाल की तो बाहर आया माइनस का, देखिए अब ये ट्रिपल वन आ गया सेकंड कॉलम में, लेकिन मुझे कहाँ रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट कॉलम में रिक्वायरमेंट है। अरे बात समझ, तो अब सेकंड और फर्स्ट कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, दो सिक्वेंशियल है ना भाई, सेकंड और फर्स्ट दो सिक्वेंशियल है, तो चूंकि मुझे सेकंड कॉलम कहाँ चाहिए, फर्स्ट कॉलम की पोजीशन में, तो मैं अब सेकंड और फर्स्ट कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देती हूँ बाय द सेम प्रॉपर्टी। तो फिर से बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्टेड हो जाएगा। अब देखिए, अब जो बेसिक डिफरेंसेस था है ना, सीक्वेंस को लेकर या कॉलम्स के अरेंजमेंट को लेकर, वो फर्क भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को देखिए और अब इस डिटर्मिनेंट को देखिए, दोनों सेम है, जरा सा भी फर्क नहीं है। यदि मैं इसे डाल कंसीडर करूं तो ये भी डाल है और ये भी डाल है, आप देख सकते हैं। आप पूरे के कॉलम को मैच कर लीजिए यहाँ पर। अब जो कॉलम्स के सीक्वेंस को लेकर फर्क था वो फर्क खत्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये भी डाल है, ये भी डाल है। यदि मैं इसे डाल कंसीडर करूं तो दोनों से क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीप्लाई डाल बाहर हो जाएगा। दैट मीन्स 1 1 1 x y y स्क्वायर z स्क्वायर। ये क्या है, यहाँ पर एक कॉमन डिटर्मिनेंट है जो दोनों के पास अवेलेबल है, दोनों टर्म्स के पास। यदि मैं इन दोनों टर्म्स से कॉमन डिटर्मिनेंट को बाहर कर लेती हूँ तो यहाँ से पहले टर्म से मल्टीप्लाई बनेगा 1, पहले से बनेगा मल्टीप्लाई 1 और दूसरे से मल्टीप्लाई क्या बच रहा है x y z। आगे वाले यहाँ पर आपको समझ में क्या पढ़ रही हूँ। और चूंकि हम इक्वेशन लेकर के चल रहे हैं तो बैलेंस करते हुए चलिए, भूल मत जाइएगा। आगे बात समझ। अब क्या कीजिएगा, आपको प्रूफ तो ये करना है, अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्व करना बाकी है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिपल वन आपको मिल गया। ट्रिपल वन इट मीन्स व्हाट, डबल जीरो। मतलब काश यहाँ और यहाँ जीरो आ जाए तो मजा नहीं आ जाएगा। जीरो आ जाएगा तो मैं क्या करूँगी, फिर से एक्सपांड करूँगी। एक्सपांड इज डिटरमिनेंट अलोंग द फर्स्ट कॉलम, है ना। अभी एक्सपांड करूँगी तो क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, थोड़ा लेंथी भी जाएगा।
है कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑपरेशन लगा दीजिए। ऑपरेशन कैसे लगा दीजिए? यहाँ पर अप्लाइंग द ऑपरेशन, अप्लाइंग ऑपरेशन, किस पर ऑपरेशन लगा रहे हैं आप यहाँ पर? ऑपरेशन आपको क्या चाहिए? R2 की पोजीशन पर चाहिए और R3 की पोजीशन पर चाहिए 0। तो आप क्या कर दीजिए? R2 पर ऑपरेशन लगा दीजिए, R2 माइनस R1। एट द सेम टाइम आप ऑपरेशन लगा देते हैं किस पर? थर्ड रो पर, क्योंकि थर्ड रो की पोजीशन में भी तो 0 चाहिए। तो R3 पर ऑपरेशन लगा देते हैं R3 माइनस R1। तो देखिए ऑपरेशन क्या हो रहा है? सेकंड और थर्ड रो पर लग रहा है। जैसे कि आपको पता है ड्यूरिंग ऑपरेशन से वही पर्टिकुलर रो इफेक्टेड होता है जिस पर ऑपरेशन लग रहा होता है। तो भाई जिस पर ऑपरेशन नहीं लग रहा है दैट मींस फर्स्ट रो वो क्या होगी? नॉन इफेक्टेड बनी रहेगी, एज यूजुअल बनी रहेगी, है ना। दैट मींस 1 प्लस एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई, इसको मत छेड़िए, हम डिटरमिनेंट सॉल्व करें और एट अ टाइम फर्स्ट रो भी नॉन इफेक्टेड बनी रहेगा ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन। तो आप जैसे कि एज यूजुअल डाल दीजिए 1x अब क्या हो जाएगा? इस पर ऑपरेशन लगाया तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। 1 माइनस 1 0 आ गया, y माइनस x आ गया और यहाँ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गया। आई बात समझ? अब R3 पर ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R1, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कीजिए। 1 माइनस 1 0, ये हो गया z माइनस x और ये हो जाएगा हमारे पास आपको z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया? अब देखिए ट्रिपल नंबर डबल जीरो आ गया। अभी भी एक्सपांड मत कीजिए, अभी भी आप एक से दो स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे पॉसिबल है यहाँ पर? अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पे तो क्या समझ में आ रहा है? इस सेकंड रो से y माइनस x को नहीं निकाला जा सकता, कॉमन मल्टीप्लायर के तौर पर। भाई जब जो चीज कॉमन निकल रही है तो आप उसको बाहर कर लीजिए। यहाँ से कॉमन मल्टीप्लायर के तौर पर y माइनस x और इधर से कॉमन मल्टीप्लायर के तौर पर z माइनस x को बाहर किया जा सकता है बिफोर गोइंग टू सिंप्लीफाई, है ना। आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन से पहले क्या कीजिए? मैथ्स को आसान कर लीजिए। दैट मीन्स कॉमन जो कुछ भी निकल रहा है, चाहे किसी एक पर्टिकुलर रो से निकले या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम से निकले, फर्क नहीं पड़ता, बट जो कॉमन निकल रहा है उसे बाहर कर लीजिए, मैथ्स और आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, लास्ट स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए अब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया सेकंड रो से y माइनस x को कॉमन निकाल देते हैं। तो भाई ये फॉर्मूला तो सभी जानते हैं, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b a प्लस b। दैट मींस ये यदि इसको मैं खोलूं तो क्या क्लियर होगा? y माइनस x y प्लस x। y माइनस x को यदि इससे मैं कॉमन ले लेती हूँ तो इधर क्या बचेगा? इसका मल्टीप्लायर, वन ऑफ द मल्टीप्लायर y प्लस x बचेगा। सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करूँ, z माइनस x को यदि मैं कॉमन मल्टीप्लायर के तौर पर बाहर लेती हूँ तो इधर बचेगा z प्लस x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन निकालने पर तो सेकंड रो से मैंने y माइनस x को निकाला और थर्ड रो से मैंने z माइनस x को कॉमन मल्टीप्लाई के तौर पे बाहर किया। अब देखिए यहाँ पर मैथ्स और भी आसान हो गया। नाउ व्हाट? नाउ एक्सपांडिंग डेल अराउंड द फर्स्ट कॉलम के साथ में क्या करते हैं? एक्सपांड कर देते हैं। तो मुझे मेहनत किसके लिए करनी पड़ेगी? सिर्फ इस फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट 1 के लिए। तो इसके रिस्पेक्टेड रो और कॉलम को क्या अवॉइड। तो अब आपको इस ऑर्डर 2 वाले स्क्वायर डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने का तरीका पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया। यू कैन सी हियर जबकि बाहर क्या किया जाता है 1 प्लस x y z ऑलरेडी था, वन ऑफ द मल्टीप्लायर। आपने सेकंड और थर्ड से जो कॉमन निकाला वो भी आपका मल्टीप्लायर बाहर बना हुआ है। अब चूंकि आपने एक्सपांड किया तो एक्सपांड कुछ इस तरीके से होगा और आप क्या लेकर चल रहे थे? इक्वेशन प्लस इक्वल टू 0 के साथ में लेकर चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड ये 1 2 3 टर्म आपके एज यूजुअल बने हुए हैं। यहाँ पर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है। बेसिकली हम साइक्लिक लेकर के चलते हैं ना, ये x y z है तो x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, ये होता है ऑर्डर, असल ऑर्डर ये होता है। तो ये क्या था? y माइनस x था, होना क्या चाहिए था? x माइनस y, है ना। तो मैंने क्या कर दिया? ऑर्डर्स को बदला तो बाहर क्या गया? माइनस, जबकि सेकंड आपका ऑलरेडी वैसे बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या अंदर देखेंगे आप, जब इसको माइनस करना है z प्लस x में माइनस करेंगे y प्लस x को, तो माइनस से क्या होगा? ये जो माइनस जब अंदर जाएगा, ये माइनस से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस x माइनस x में कन्वर्टेड हो जाएगा और प्लस माइनस x आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बेसिकली क्या बचेगा? z माइनस y। क्या बचेगा? z माइनस y। सो ओवरऑल को सिंपलीफाई करेंगे तो z माइनस y मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा सिर्फ z माइनस y। आगे बताना आपको समझ। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको? x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, ये साइक्लिक ऑर्डर है। तो मैंने क्या कर दिया? साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज, पहले भी तो अरेंज कर दिया x माइनस y, दूसरा क्या होना चाहिए? y माइनस z, लेकिन ये क्या दिया? z माइनस y। तो y माइनस z में कन्वर्ट करने के लिए आप फिर ऑर्डर्स को बदल देते हैं, ऑर्डर्स को बदलते हैं तो बाहर क्या आ जाता है?
इक्वल्स टू क्या चल रहा है यहाँ पर 0 चल रहा है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर अब जो समझ में वाली बात है 1 2 3 4 चार नंबर्स हैं, जो चार टर्म्स है जिनका प्रोडक्ट, चार फैक्टर्स है जिनका प्रोडक्ट क्या है 0 से बैलेंस किया जा रहा है। इसका मतलब क्या तैयार होता है यहाँ पे वन ऑफ दैम इज इक्वल्स टू 0 होगा। चार में कोई एक फैक्टर तो 0 के बराबर होगा, लेकिन 1 बाय 1 सभी की पॉसिबिलिटी ली जाती है यहाँ पर। तो ध्यान देंगे आप कि इस चार में वैसे तो चार में कोई भी एक 0 से बैलेंस किया जा सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, जिसके चलते प्रोडक्ट 0 आएगा। लेकिन चूंकि आपके क्वेश्चन में केस कहते हैं यहाँ पर x y z ऑल आर डिफरेंट वेरिएबल्स बोल रहे हैं यहाँ पर। मतलब x y से पूरी तरह से अलग है, y z से पूरी तरह से अलग है और z x से पूरी तरह से अलग है। तीन अलग डिफरेंट वेरिएबल्स आपके पास हैं, इनके बीच कोई कॉमन मल्टीप्लायर नहीं है, कुछ भी कॉमन या सिमिलैरिटी नहीं है। इट मींस यदि x में y को और y में z को सब्ट्रैक्ट करते हो तो किसी भी कंडीशंस में आंसर जो है वो इज इक्वल्स टू 0 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि भाई x नॉट इक्वल्स टू y एंड y नॉट इक्वल्स टू z। इट मींस व्हाट, ये दोनों का, इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इनके बीच कोई कॉमन नंबर या कॉमन मल्टीप्लायर नहीं है, जिसके चलते सब्ट्रैक्शन 0 होने की कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बनती है। आ रही बात यहाँ पर समझ? दैट मींस x माइनस y 0 के बराबर पॉसिबल नहीं है, y माइनस z भी 0 के बराबर पॉसिबल नहीं है और z माइनस x भी 0 के बराबर पॉसिबल नहीं। बराबर छोड़िए, अप्रॉक्स भी नहीं है। क्यों? अप्रॉक्सीमेटली तो तब होता ना जब तीनों के बीच कोई कॉमन नंबर होता है ना, कोई सिमिलैरिटी होती है। सपोज x इज इक्वल्स टू कंसीडर कर लीजिए 5 है ना, अब y इज इक्वल्स टू कंसीडर कर लीजिए 10, तो भाई समझ में आया दोनों बीच कॉमन मल्टीप्लायर 5 है। तो यदि आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो कुछ सब्सट्रैक्शन भी आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट एक दूसरे से क्वेश्चन में पहले ही हिंट कर दिया गया है। और चूंकि क्या है यहाँ पे रीजन हम आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, रीजन आप यहाँ पर लिख सकते हैं सीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू योर गिवन स्टेटमेंट सीन्स क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या x इट्स डिफरेंट वेरिएबल फ्रॉम y and y is also different variable from this z. All are not equals to each other, all are different from each other, and that's why the other number का सब्ट्रैक्शन किसी भी सूरत में 0 के बराबर नहीं जाएगा। That means यदि इन चार टर्म्स का पहला दूसरा तीसरा चौथा इन चार टर्म्स का प्रोडक्ट यदि 0 के बराबर है तो चार में कोई एक 0 के बराबर होने की पॉसिबिलिटी होती है, हर एक के 0 के होने की बराबर पॉसिबिलिटी बनती है। बट इन तीन के तो 0 होने की पॉसिबिलिटी हट गई, तो बचा कौन है? बचा एक 1 प्लस एक्स प्लस वाई है ना, 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये एक फैक्टर यहाँ पर बचता है जिसके 0 के बराबर होने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये तीन पॉसिबिलिटीज तो खत्म हो जाती है। इन तीन फैक्टर्स को हम 0 से बैलेंस नहीं कर सकते, इनकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर, वो फैक्टर यहाँ पर 1 प्लस एक्स वाई जेड को इक्वल्स टू 0 लेकर के चलिए। तो जब हम इसको 1 प्लस एक्स वाई जेड को 0 से बैलेंस करते हैं तो आपको एक्स वाई जेड को -1 मिल जाता है, और यही आपको प्रूव करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको कितने स्मार्टली डील करना पड़ेगा। चलिए आज की क्लासेस यहाँ पर खत्म की जाती है। होप यू अंडरस्टैंड।